असाइनमेंट निकाल लें जरा। हाँ जी इधर। हाँ जी, इसमें पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल फॉर्म्ड बाय 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। ए बी पैकिंग में कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं? और 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग है, 6 एटम बताए थे। कैसे? हेक्सागन में ये 6 एटम ऊपर, ये हेक्सागन और इस तरह से जुड़े हुए थे, और बीच में 3 एटम। और तुम्हें पता है ये वाले जो कॉर्नर वाले एटम है इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 था, और जो फेस सेंटर्ड है इसका कंट्रीब्यूशन हाफ था। अब 6 ऊपर है 6 नीचे है, 12 है, तो ये हो गए 2 एटम्स पर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड एटम 2 हैं, हर एक का हाफ है, 1 एटम ये हो गया। ये 3 एटम बीच में है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका, ऊपर और नीचे वालों का सारे मतलब यूनिट सेल का, इट इज 6। राजेंद्र, राजेंद्र जो भी पेपर्स दिए देना जरा। और सेकंड आगे समझे, पहला क्वेश्चन। सेकंड था, इन सीसीपी लैटिस ऑफ एबी ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। सीसीपी का मतलब एफसीसी यूनिट सेल होता है। सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल में, हाँ तो इस तरह से था, A atoms are present at the corner while B atoms at the face center। अगर कॉर्नर पर A एटम है तो उसका नंबर कितना हुआ, 1। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इज 1, और B एटम्स दे रखे हैं सारे फेसेस पर, हर एक फेस का सेंटर हाफ है, और एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस हैं, तो B एटम का नंबर कितना हो गया, 3। और then the formula of compound would be if one of the A atom from the corner is replaced by C। अब इसी में किसी एक कॉर्नर एटम पर, यहां पर हमने C लगा दिया, अब C का नंबर हो गया 1/8 और A का नंबर अब 7/8 हो गया। तो अब ये A is 7/8, B is 3, C is 1/8, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A 7, B 24 एंड C 1। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, B हो गया ना। बातें ना करें प्लीज, तो मैं बोल रही हूँ, क्या पूछना है हिमांशी? बाद में पूछ लेना, पहले क्लास को तो देखो जो चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन था, अ सॉलिड कंपाउंड कंटेन XYZ एटम, XYZ एटम इन अ क्यूबिक लैटिस विद X ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1, पता है ना ये सबको, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। Y एटम्स इन द बॉडी सेंटर, तो Y का कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, 1, सेंटर ऑफ बॉडी है। एंड Z एटम एट द सेंटर ऑफ फेसेस, तो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और टोटल फेसेस हैं 6। तो फॉर्मूला क्या बना, XYZ3। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था, if sphere in the first and third layer lie in the different indices of the second layer rather than the same indices, the stacking pattern is called। जब फर्स्ट और थर्ड लेयर डिफरेंट हो तो ये ABC पैकिंग है, और ABC पैकिंग को हम क्या कहते हैं, CCP पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो आंसर A हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन था, the simple formula of solid having CCP arrangement
simplest formula of solid having CCP arrangement of A. A is CCP. मान लो A1 है, in which alternate face centers are occupied by B and alternate edge centers are occupied by C. अगर A का नंबर 1 है और पूछा जा रहा है कि ऑल्टरनेट फेस सेंटर, अब ऑल्टरनेट फेसेस तो दो ही होंगे, है ना? सोच लो, इसको ऊपर को ले तो ऑल्टरनेट फेस इसका नीचे वाला ही आएगा, एक छोड़ते, तो बी का नंबर भी क्या हुआ 1. एंड ऑल्टरनेट एज सेंटर्ड आर ऑक्यूपाइड बाय सी, तो सी का नंबर क्या हुआ? ऑल्टरनेट एज आई थिंक 4 ही होंगे, ये कॉर्नर उसका ये ऑल्टरनेट नहीं है, तो 1 2 3 4 अगर हम ऑल्टरनेट ले रहे हैं क्यूब के 1 2 1 2 3 4 ही होंगे, तो सी का जो है 4 है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 हाँ 3 2203. ये हॉलीडे पहले मिली थी जब सॉलिड स्टेट वाला था, तो मैं पिछली क्लास में बोला भी था ना, ये उसमें असाइनमेंट में खोल लो, ऐप की असाइनमेंट खोल लो, है उसमें है ना असाइनमेंट, बताओ जरा. सॉलिड स्टेट हाँ मिला या नहीं? एक सेकंड, हाँ मिल गया. थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो ना, ऑल्टरनेट एज का मतलब ये है, तो इसकी ऑल्टरनेट ना तो ये होगी, ये वाली हो जाएगी, तो हो गई, ऐसे ही छोड़ के ये वाली होगी, और इधर देखें तो ये वाली होगी. 4 कहीं से भी शुरू कर लो ऑल्टरनेट, तो ये 1/4 हुआ सी का नंबर, तो ये हो गया ए बी एंड सी, ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1 ए बी सी. इसका आंसर होगा ए, शायद उसमें गलत दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है आंसर, सोल्यूशन नहीं है इसमें, हाँ तो आंसर है इसका ए. एक मिनट, इसका आंसर वही है, बी ही है इसका आंसर. क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से. सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड ए हैविंग सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ ए, पूरा अरेंजमेंट ए का है. अगर सीसीपी अरेंजमेंट ए का ले तो उसमें एफसीसी यूनिट सेल होता है, ठीक है. तो यहाँ पर 14 लैटिस पॉइंट्स हैं जहां पर ए को होना चाहिए था, बट इसमें क्या दे रखा है, इन विच ऑल्टरनेट फेस सेंटर एटम्स आर ऑक्यूपाइड बाय बी. ए का तो सीसीपी लैटिस है, मतलब कि ए का नंबर तो 4 ही हो गया एक यूनिट सेल में. बी जो है वो भी प्रेजेंट है ऑल्टरनेट फेसेस पर, मतलब इन 2 फेसेस पर बी भी है, तो उसका नंबर क्या हो गया 1. सी ऑल्टरनेट एजेस पर है यहाँ पर, तो सी का नंबर भी 1 हो गया, तो फॉर्मूला A4BC आएगा ना, क्योंकि ए को हमने हटाया तो है नहीं, ए फॉर्म सीसीपी लैटिस, सो नंबर हाँ कहाँ पर फेस सेंटर पे तो लगा ही दिया ना, सारे फेस सेंटर पर. एक एफसीसी अरेंजमेंट में टोटल एटम 4 होते हैं, तो ए का नंबर तो 4 हो गया. अदर देन ए और क्या क्या प्रेजेंट है, बी और सी भी प्रेजेंट है, एक ऑल्टरनेट एजेस पर, एक ऑल्टरनेट फेसेस पर. आगे समझे, इट इज नॉट दैट कि दे आर रिप्लेस्ड बाय, तो इसीलिए आंसर बी ही आएगा. 6 था एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड MX3. हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट तुम्हें असाइनमेंट मिल गई, 2203 असाइनमेंट है, और असाइनमेंट में डाला हुआ है ना ऐप में स्टार्टिंग में ही. हाँ तो 6 था एन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड MX3
क्योंकि इस असाइनमेंट से ना पिछला जितना भी किया है वो रिवाइज हो जाएगा. mx3 has cubic unit cell. Which of the following arrangement of ion is consistent with the stoichiometry of the compound? mx3 है, इसका मतलब m अगर कॉर्नर पर है तो x कहां पर होंगे, फेसेस पर भी होंगे या फिर एजेस पर, क्योंकि सारी एजेस का कंट्रीब्यूशन भी 3 होता है और सारे फेसेस का टोटल कंट्रीब्यूशन भी 3 होता है. तो यहाँ ऑप्शन में देखें, ए दे रखा था m+3 आयन on of the corner and x negative ion at the face center. mx3 फॉर्मूला है तो m+3 होगा और x -1 होगा. तो आंसर हो गया ए. नेक्स्ट था 7th, coordination number of HCP and CCP is 12. One atom touches 12 other atoms. So 12 atoms lie in the, तुम्हें याद होगा ए बी पैकिंग, जिसको हम HCP भी कहते हैं. 6 एटम अपनी ही लेयर के थे, 3 नीचे वाली लेयर, 3 ऊपर वाली लेयर जो कि आइडेंटिकल थी. ये ए बी था. और ABC में क्या था, इसमें भी ऐसा ही था. एक लेयर में इस तरह से अपनी ही लेयर के 6 एटम से टच कर रहा है, 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले, जिनका अरेंजमेंट ऑपोजिट था. तो अब इन ऑप्शन में देखें, 6 एटम लाई ऑन द सेम प्लेन, 3 अबव एंड 3 बिलो द प्लेन. तो दोनों में ये कॉमन है, तो आंसर क्या हुआ, ए. नेक्स्ट था, an ionic compound has unit cell constituting the cell constituting of A ion at corner, A at corner and B ion at the center of face. तो फॉर्मूला आई थिंक पता चली गया होगा, AB3 होगा, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन है 3. फिर था, इन क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स ऑफ X आर एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ Q. तो X का नंबर क्या हुआ, 2, कॉर्नर पर भी है और सेंटर में भी है. Y एटम्स आर प्रेजेंट ऑन हाफ फेसेस ऑफ द Q. हाफ फेसेस का मतलब 6 में से 3 फेसेस पर है, तो Y 3 फेसेस पर है, हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन है हाफ. तो X2 Y 3/2. तो ये क्या हो गया, X4 Y3. आंसर हो गया ए, X4 Y3. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन था, if 3 element PQR crystallize in a cubic lattice, P at the corner मतलब 1, Q at the cube center मतलब ये भी 1, क्यूब सेंटर है ना, R atom on the edges, तो R का नंबर कितना हो गया, 3. फॉर्मूला क्या हुआ, PQR3. आंसर हुआ डी. 11th question, a body centered cubic unit cell is made up of 2 elements A and B. A atom occupy 2 corner of the cube. अब BCC unit cell है, A atoms occupy 2 corner मतलब 2/8 हो गया इनका नंबर. Remaining position of the unit cells are occupied by B. तो B कहां पर प्रेजेंट है, रेस्ट ऑफ दी कॉर्नर पर. तो 8 कॉर्नर में से 2 पर तो A है, तो बचे हुए 6 पर B है. इसके अलावा B और कहां पर है, सेंटर में, क्योंकि BCC है, सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 1. तो ये क्या हो गया, A is 1/4 and B is 7/4. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, AB7. तो फॉर्मूला हो गया C. आ गया समझ. 12th क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ था उसमें M को ऐसे बॉक्स बना रखा है और X को ऐसे सर्कल की तरह दिखाया गया है. अब तुम देखो इसमें बॉक्स वाले एटम कहां पर प्रेजेंट है, 4 एजेस पर और 1 सेंटर में. ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. M जो है प्रेजेंट है एट 4 एजेस, ठीक है, प्लस
और m कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, तो m का नंबर कितना हुआ, 2 हो गया ना। और जो डॉट वाले हैं वो कहाँ है, कॉर्नर पर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1, इसके अलावा डॉट है सारे फेसेस पर, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है 3, तो इसका नंबर कितना हुआ 4, m2x4 मतलब mx2, फॉर्मूला हो गया p, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो आंसर हुआ b। मुझे बताओ ये 12th क्वेश्चन आगे सुने। नाउ 13th क्वेश्चन, इन CCP फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती है, तो आंसर बी हो गया। फिर था सॉलिड कैल्शियम ऑक्यूपाई आइदर CCP और HCP पैकिंग, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, प्लेसमेंट ऑफ लेयर, क्योंकि HCP में AB पैकिंग होती है और उसमें ABC पैकिंग होती है, तो प्लेसमेंट ऑफ लेयर में डिफरेंस है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी नेबर्स के बीच में, क्योंकि रेडियस सेम है कैल्शियम का, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम रहती है, बाकी की डिफरेंस नहीं है। अब रीजन असर्शन में था व्हेन एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन आइदर CCP और HCP द डेंसिटी ऑफ सॉलिड रिमेन सेम, यस डेंसिटी सेम होती है क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम है, 74% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, तो आंसर आ गया ए। फिर था इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वॉइड्स आर बिटवीन 3 टचिंग स्फीयर whose center lie at the corner of the equilateral triangle, ठीक है, 3 एटम इस तरह से प्लेस्ड हो हेक्सागोनल में, जैसे ऐसे करते हैं ना, तो इसमें कौन सा वॉइड बनता है इन तीनों के बीच में, ट्रायंगुलर वॉइड, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर था इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वॉइड्स आर कॉल्ड स्क्वायर वॉइड, स्क्वायर वॉइड तो हो ही नहीं सकते, वो तो AA टाइप की पैकिंग में होता है, दिस इज द स्क्वायर वॉइड, जो हेक्सागोनल में ट्रायंगुलर होते हैं इसमें स्क्वायर होते हैं, तो ये सी आ गया क्योंकि इसका इनकरेक्ट था सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद था मोर देन वन, फर्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द वॉइड्स फॉर्म्ड इन 3-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट है a tetrahedral void is formed when a sphere of the second layer is present over the triangle of first layer, पता है ये 3 एटम ऐसे और इसके ऊपर दूसरी लेयर का चौथा एटम आ जाए तो इनके बीच की स्पेस को टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, करेक्ट है ये। फिर था ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स आर नॉट कवर्ड बाय द स्फीयर इन द सेकंड लेयर, ये भी करेक्ट है, ट्रायंगुलर वॉइड तो 2D में ही बनता है, सेकंड लेयर के एटम्स इस पे आ जाए फिर ये ट्रायंगुलर वॉइड नहीं होगा, तो बी भी करेक्ट था। फिर था tetrahedral voids are formed when triangular void in the second layer lie above the triangular void of the first layer, ये तो octahedral void होता है, एक लेयर के ट्रायंगल पर दूसरी लेयर का ट्रायंगल आता है तो octahedral void होता है। फिर octahedral voids are formed when the triangular voids of the second layer exactly overlap the similar void in the first layer, बिल्कुल ही गलत है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल तो आता नहीं है octahedral void के लिए, तो आंसर हुआ A and B। फिर था which of the following are true about HCP and CCP, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ट्वाइस देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये करेक्ट है दोनों के लिए, है ना। अब जैसे CCP में या FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 अराउंड ईच कॉर्नर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं बताया था पिछली क्लास में, 4, 3 एजेस की वजह से और एक सेंटर की वजह से। अगर ये HCP होता तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते, 6, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते, 12। तुम्हें पता है हेक्सागन में 12 कॉर्नर्स होते हैं, हर एक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 6, तो ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। 12 टेट्राहेड्रल एंड 6 octahedral void in HCP, ये भी करेक्ट था, and coordination number of HCP is 12, that is also correct, पर D wrong था जिसमें था octahedral void is smaller than tetrahedral void, octahedral void बड़े होते हैं tetrahedral void से क्योंकि 6 एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब जो पिछली क्लास में असाइनमेंट दी थी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेना, मुझे पता है आज कईयों ने नहीं की होगी,
आज हम वॉइड को ही आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि थोड़ा बहुत और भी कंफ्यूजन है तो फिर पता चल जाता है। एक छोड़ के, हाँ ऑल्टरनेट एक छोड़ के ना। अब ये है, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। हाँ तो दो ही होंगे ना, कोई भी दो ले लो ना, एट ए टाइम तो दो ही लेंगे ना। ये ऐसे लेंगे ना, कोई भी और नहीं ले सकते, तो दो ही सेंटर हुए ना। सो प्लीज, लास्ट क्लास में हम पैकिंग फ्रैक्शन कर रहे थे, आज हमें करना था एफसीसी का। लास्ट क्लास में बीसीसी का डिफरेंट कंडीशंस में किया था हमने, आज एफसीसी का करेंगे। एफसीसी में एटम्स ये कॉर्नर पर और हर एक फेस के सेंटर पर। पीछे वाला सेंटर और ये आगे वाला सेंटर। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो इसमें 12 आया था, है ना। ये सेंटर वाला एटम चार अपनी ही लेयर के चार एडजॉइनिंग फेस सेंटर से टच कर रहा होता है, ठीक है, चार ऊपर वाले लेयर से टच कर रहा होता है। तो एफसीसी यूनिट सेल में एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नेबर्स, ये भी कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नेबर्स। और ये एटम जो फेस डायगोनल पर है, फेस डायगोनल पर 4r√2a, पर डिस्टेंस बिटवीन नेबर क्या होगा? ये है ना, ये दोनों नेबर्स हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसका? हाफ। 4r इज √2a। पहले तो बताओ ये समझ में आया? r विल बी √2/4a, या फिर हम क्या कह सकते थे? इट इज 1/2√2, √2/4 इज 1/2√2। ये केस वो था जिसमें सारे एटम आइडेंटिकल है, ये एज लेंथ थी। डिस्टेंस बिटवीन नेबर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या हो गई? 4r को हम 2d लिख सकते हैं ना, d इज द डिस्टेंस बिटवीन नेबर। अगर हम 2d इज √2a ले रहे हैं तो d विल बी डिस्टेंस बिटवीन नेबर्स, ये आएगा √2/2। इसको कैलकुलेट करें 0.707a आता है। ये है डिस्टेंस बिटवीन नेबर। वैसे ये भी नेबर है, ये भी डिस्टेंस इतनी ही आएगी, कर सकते हो तुम कैलकुलेट। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस d, ये भी वही आएगी। कैसे आएगी देखिए जरा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहोगे? ये a है तो ये क्या होगा? a/2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस भी a/2 होगी। तो पाइथागोरस से हम d नहीं निकाल सकते? इसको a कह दो, इसको b कह दो, तो then ab will be √a/2 square plus a/2 square।
ठीक है, और ये आ जाएगा a बाई रूट 2। इसको भी √2/2 भी तो यही है, a बाई √2, और दैट कम्स 0.707a। कहने का मतलब एफसीसी में ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है। पहले ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी। तो ये याद रखिएगा, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। यहाँ इस डायग्राम में नजर नहीं आ रही, पर तुम मॉडल देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन नेबर जो टच कर रहे हैं एटम, ऑब्वियसली ये दोनों भी टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम ही आनी चाहिए ना। यही है कि एक फेस स्टैंडर्ड एटम का नेबर कौन सा होता है, सारे कॉर्नर एटम उसके नेबर हैं, और एडजॉइनिंग फेस स्टैंडर्ड एटम भी उसके नेबर है। आगे समझ में? तो यहाँ लिख सकते हो 2 कॉर्नर नहीं, 4 कॉर्नर एटम एंड 4 एडजॉइनिंग फेस सेंटर, नीचे वाले भी ऊपर वाले यूनिट सेल के, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हुआ। और डिस्टेंस बिटवीन नेबर एक्चुअली हाफ ऑफ द फेस डायगोनल भी है। डिस्टेंस बिटवीन नेबर इज हाफ ऑफ द फेस डायगोनल। मुझे बताओ, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स बोली समझ में आई? और नेक्स्ट नेबर कौन है? कॉर्नर टू कॉर्नर। ये कॉर्नर टू कॉर्नर ये सेकंड नेबर है। एक सेकंड, पहले ये लिख लिया सबने? यहां तक ऑनलाइन सबने लिख लिया? अब एक बार जरा ये देख लें। एफसीसी यूनिट सेल में ये कॉर्नर है, यहां से देखो, ये फेस सेंटर्ड एटम और ये कॉर्नर एटम, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है। इस फेस सेंटर्ड एटम की इसके साथ डिस्टेंस और इसके साथ डिस्टेंस सेम है। समझ में आया? ये फेस सेंटर्ड एटम, इसके एडजॉइनिंग फेसेस कौन कौन से हैं जिसको टच कर रहे हैं? ऊपर वाला फेस सेंटर्ड एटम जिसको टच कर रहे हैं, 4 ये वाले एटम है जिसको टच कर रहे हैं, है ना, और 4 ये कॉर्नर वाले एटम, 4 इसके ऊपर वाले फेस सेंटर्ड एटम यहाँ पर जो है वो उसको टच कर रहे हैं। तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हुई, और ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो टच कर रहे हैं और ये वाली डिस्टेंस सेम है, और इस डिस्टेंस को तुम्हें पता है फेस डायगोनल का हाफ ये वाली डिस्टेंस होगी, विच इज √2a का हाफ, और यहाँ की डिस्टेंस भी उतनी ही आती है जब हमने भी निकाल के देखा, a बाई √2। यहां तक समझ में आया? और सेकंड नेबर कौन सा है? इसका सेकंड नेबर ये कॉर्नर, और इसका सेकंड नेबर नेक्स्ट फेस सेंटर्ड एटम, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? a। और हमेशा जब कॉर्नर से कॉर्नर होता है उसका नंबर 6 होता है, 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6। तो सेकंड नेबर्स का नंबर क्या हुआ? 6। लिख लीजिए, नंबर ऑफ नेक्स्ट नेबर is 6, और डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नेबर इज a, एज लेंथ। कॉर्नर से कॉर्नर वाला या फेस सेंटर से फेस सेंटर वाला। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब जरा हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन। एफसीसी में कितने एटम है जब सारे एटम सेम है, ऑल हैव सेम साइज? टोटल एटम एफसीसी में 4 होते हैं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम, 4/3 पाई आर क्यूब बाय a क्यूब। और क्योंकि एज लेंथ अभी हमने निकाली है, एज लेंथ का रिलेशन क्या होगा? हमने देखा था 4r इज √2a, तो a विल बी 4r बाय √2। अगर इसको r की टर्म्स में लिखना होता
2√2r भी लिख सकते थे, तो यहाँ फॉर्मूले में लगा देते हैं हम ये a क्यूब की जगह 2√2r³ r³ कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा उसको जब हम सॉल्व करते हैं 0.74 आता है, पाई की वैल्यूज लगा देते हैं। इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना परसेंट हुआ, 74% स्पेस ऑक्यूपाइड और 26% वॉइड फ्रैक्शन। ये एफसीसी या सीसीपी कुछ भी लिखा होता है ना, जैसे बीसीसी में 68% आया था, एफसीसी में थोड़ी ज्यादा परसेंटेज है क्योंकि सारे फेस सेंटर्ड एटम ऑक्यूपाइड है, तो वो जगह बीसीसी में खाली थी, इसमें फिल हो गई। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। अगर डिसिमिलर साइज होता तो क्या होता? अगर अनायंस प्रेजेंट होते एट कॉर्नर एंड कटायन एट फेस सेंटर, कैटायन छोटे होते, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते, तब पैकिंग फ्रैक्शन में हम क्या करते, 4/3 πr³ ऑफ अनायन। एक होता 4/3 πr³ ऑफ कैटायन, ये कितने होते? 3, क्योंकि फेसेस पर प्रेजेंट है ना, फेस का नंबर 3 है, बाय a³। और अगर हम एक फेस की बात करते जहां पर ये कैटायन है और ये अनायन है, तो एक फेस डायगोनल पर कितनी डिस्टेंस आती, 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज √2a। तो यहाँ a को कैटायन एनायन की टर्म्स में लिख सकते थे ना, समझ में आया? इस केस में जब कॉर्नर पर अनायन है और सेंटर में कैटायन है, फेस सेंटर पर कैटायन है, तो ये डिस्टेंस क्या होती, कैटायन की 2r पॉजिटिव और अनायन की r नेगेटिव। तब ये रिलेशन आ जाता, ये वैल्यूज अगर हमें दी होती तभी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते थे ना। फॉर्मूला समझ में आइए। अब अगर लिमिटिंग कंडीशन होती, क्या मतलब होता है लिमिटिंग कंडीशन का, कॉर्नर एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट, एक मिनट लिख लिया सबने यहां तक? अगर ये लिमिटिंग कंडीशन होती, एक बार मैं दिखा देती हूँ, ऐसी लिमिटिंग कंडीशन होती, यहाँ पे हर एक फेस के बीच में कैटायन पड़ा होता, छोटा एटम यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन है व्हेन अनायंस आर इन कांटेक्ट। अब कैटायन यहाँ पड़ा हुआ, अब यहाँ कैटायन पड़ा होगा ना, तो वो ऐसे टच में नहीं होगा, नहीं तो अभी हमने नॉर्मल एफसीसी देखा था, इसमें एडजॉइनिंग फेसेस कांटेक्ट में है ना, ये देखो ऑरेंज वाले दोनों कांटेक्ट में है, लेकिन अगर ये कैटायन छोटा होता, यहाँ पर पड़ा होता, यहाँ पड़ा होता, तो यहाँ से उनका कांटेक्ट नहीं होता, ये यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ, वो आपस में टच में नहीं होते, तो बीच की सारी जगह खाली होती। समझ में आया? तो जरा देखने लिमिटिंग कंडीशन में पैकिंग फ्रैक्शन क्या आता। लिमिटिंग कंडीशन मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि आईआईटी में कई बार इमेजिनरी कंडीशन देखकर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आया हुआ है, ऐसा होता तो क्या होता। लिमिटिंग कंडीशन, इफ
corner atoms are bigger and are in contact. और कॉर्नर एटम, बड़े एटम कौन से होते हैं? जनरली अनायन। और कैटायंस जो हैं छोटे साइज वाले, स्मॉलर कैटायन एट एफसीसी, और पूरी तरह से पैक्ड है, उसमें फिट है, जो भी स्पेस बची हुई है एफसीसी पर। ऐसे केसेस में हमेशा हम एज लेंथ इज 2r नेगेटिव कहते हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट में है, पहले चीज। दूसरा, हाँ, 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज फेस डायगोनल √2a। दो सिचुएशन हमारे सामने है। अब a की जगह अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 2r नेगेटिव, तो ये आ जाता, सॉरी 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव √2 माइनस 2r नेगेटिव, 2r नेगेटिव कॉमन, √2 माइनस 1 इज 2r नेगेटिव। √2 होता है 1.414, सॉरी ये पॉजिटिव। तो यहां से हमारा रेडियस रेशियो क्या आ गया? r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव इज 0.414। मतलब फेस के बीच में पूरी तरह से फिट बैठने के लिए ये रेडियस रेशियो होना चाहिए 0.414, तब ये एग्जैक्टली फेस के सेंटर में फिट बैठ जाएगा। याद नहीं करना, ये किस तरह से याद करना बताऊंगी मैं तुम्हें बता रही हूँ। लिमिटिंग कंडीशन में इसका पैकिंग फ्रैक्शन पहले से कम है कि ज्यादा है? अभी तुम्हें मैंने इसको देख के तो बताया था कि ये कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडजॉइनिंग फेस सेंटर्ड एटम आपस में टच में नहीं कर रहे, बीच में सारी जगह खाली है, तो पैकिंग फ्रैक्शन 74% से कम ही आएगा। मैथमेटिकली भी ये प्रूव हो जाता है। यहां तक हो गया? अब जरा पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कि 4/3 पाई आर क्यूब कैटायन इंटू 3, 4/3 पाई आर क्यूब अनायन 1/a क्यूब। अब 4/3 पाई ये कॉमन, तो ये 3 इंटू r पॉजिटिव क्यूब प्लस r नेगेटिव क्यूब, और ये था हमारा 2r नेगेटिव क्यूब। अब यहां से आ जाता 8, और ये है 3r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव क्यूब प्लस 1, दिस इज 5/6, और r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव क्यूब अभी हमने क्या निकाला था? 0.414। अब इसको जब तुम सॉल्व करते हो तो ये आता है 0.635 या 63.5%। जरा कंपेयर करो, बॉडी सेंटर्ड में लिमिटिंग कंडीशन में पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ गया था, ठीक है, क्योंकि वहां कॉर्नर के बीच की जो खाली जगह थी वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन एफसीसी में क्या हुआ? लिमिटिंग कंडीशन में पैकिंग फ्रैक्शन कम हो गया। उसका रीजन क्या था? कि एडजॉइनिंग फेस सेंटर्ड एटम्स आर नॉट इन कांटेक्ट। अब तुम्हें मैंने ये प्रूव करके बताया ना, तो याद रहेगा। In BCC, in limiting condition, packing fraction increases, but in FCC, in limiting condition, packing fraction decreases. हाँ जी, रीजन समझ में आया? देख के भी मॉडल देख के भी पता चल रहा है हमें, और मैथमेटिकली भी जब हम निकाल रहे हैं तो पता चल ही रहा है। 74% से 63.5% आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये थे हमारे 3D मॉडल्स, FCCO, BCCO या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो।
अगर ये 2 डायमेंशनल पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता, मतलब एक लेयर में, उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, तो हम कैसे निकालते? हाँ जी, तो अगला लिखो पैकिंग फ्रैक्शन इन स्क्वायर 2D। स्क्वायर 2D का मतलब इस तरह से एटम्स प्रेजेंट है। अब हम मान लीजिए ये स्पेस ले रहे हैं टोटल, जिसमें ऑक्यूपाइड स्पेस है ये वाली, और बीच में खाली जगह है। अब इसमें हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। दिस इज ऑक्यूपाइड एंड दिस वन इज वेकेंट। टोटल एटम ऑक्यूपाइड कितने हुए मुझे बताओ। इसमें ये इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है ना, ये भी 1/4 हुआ, तो 1/4 इंटू 4 कितना हो गया? टोटल एटम ऑक्यूपाइड इज 1। अब 2D है तो इसमें एरिया ही लेंगे ना, वॉल्यूम तो नहीं लेंगे, तो एरिया ऑक्यूपाइड कितना हो गया? एरिया ऑक्यूपाइड पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है ये, एरिया ऑक्यूपाइड इज पाई आर स्क्वायर। और यहां से यहां तक की जो एज लेंथ है ए, दैट इज 2r, एज लेंथ ए इज 2r। तो एरिया ऑक्यूपाइड इतना है, और टोटल एरिया कितना है? एरिया ऑफ टोटल सरफेस ए स्क्वायर, एज लेंथ इसकी जो डिस्टेंस है स्क्वायर की, लेंथ है ए है, तो एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर। अब पैकिंग फ्रैक्शन जब हमें, और यहाँ ए की जगह हम क्या लिख सकते थे? 2r। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ? एरिया ऑक्यूपाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया ऑक्यूपाइड कितना है? पाई आर स्क्वायर, और टोटल एरिया है 4r स्क्वायर। तो पैकिंग फ्रैक्शन पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, और ये आता है 0.785, 78.5%। ये आया हुआ एक बार क्वेश्चन। 78.5% is the packing fraction in square 2D. कोई भी स्ट्रक्चर दे के उसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जा सकता है। हाँ जी, समझ में आइए। चले आगे। अब जरा ये बताएं कि अगर हमें ये 2D स्ट्रक्चर दे रखी है और इसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, सारे एटम एक ही साइज के हैं, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? ऑक्यूपाइड स्पेस है ये वाली, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, 2D है ये भी। पहले तो टोटल एटम बताओ कितने हैं? टोटल एटम एक पूरा सेंटर में, 1/4 सारे कॉर्नर वाले, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 है। तो एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 2 एटम थे, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ सरफेस, ये तो ए स्क्वायर है, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? ये देखिए, ये फेस डायगोनल, फेस डायगोनल पर 4r है, 4r इज √2a,
then a will be 2 root 2 r, यही हुआ ना, a will be 4r by root 2 या a is 2 root 2 r. अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, 2 pi r स्क्वायर और बाय ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह ये लिख दें 4r बाय रूट 2, या ये बेटर है 2 रूट 2 r स्क्वायर, रूट 2 1.414 होता है और पाई की वैल्यूज भी लगा दें तो ये भी वही पाई बाय 4 ही आता है। रूट 2 स्क्वायर है ना, तो आ गया ना 4, तो पाई बाय 4, तो दोनों में ही पैकिंग फ्रैक्शन सेम ही था, कितना 78.5%। स्ट्रक्चर कोई भी दे दी जाती हम कर सकते। ये समझ में आया पैकिंग फ्रैक्शन? चले आगे। अच्छा, अगर मान लो एरिया ऑक्यूपाइड कुछ ऐसे होता, इस तरह से दिया, 1/3 हो जाता ना, तो जो एरिया कवर्ड दे रखा है उसमें कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है उससे पता चल जाता। हाफ है पूरा ही अगर कवर्ड एरिया में आ जाता है, तुम्हें दिया होगा उसमें, ठीक है। अब अगर ये 2D हेक्सागोनल है तो क्या होता, तो नेक्स्ट लिखिए पैकिंग फ्रैक्शन इन हेक्सागोनल 2D पैकिंग। पहले हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने कवर्ड एरिया लिया, अब बताओ हर स्फीयर का 1/3 ऑक्यूपाइड है और बाकी एक पूरा बीच में ऑक्यूपाइड है, तो एरिया ऑक्यूपाइड क्या हुआ, 1/3 इंटू 6 स्फीयर है ना, हर एक स्फीयर का 1/3 ऑक्यूपाइड है प्लस 1, एरिया ऑक्यूपाइड बाय 3 एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम 3 थे, number of atoms 3, area occupied 3 pi r square। अब हमें एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है। एरिया ऑफ हेक्सागन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बेस जो है दैट इज a which is 2r, और हाइट हमें निकालनी थी ये वाली, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बेस एरिया मान लो a ले लिया, ये जो हाइट है वो l है, अब ये l कैसे निकालेंगे, देखिए जरा इधर, ये है a है ना, तो ये क्या हुआ a/2, ये एटम और ये कांटेक्ट में है ना, ये भी 2r है, मतलब ये क्या है a, तो ये l नहीं निकाल सकते हम, क्या आया ये, करके दिखाओ जरा, कैलकुलेट करके बताओ l क्या होगा, √3r, this l will be √3a/2, ये आएगा √3a/2, कर सकते हैं ना, l स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर विल बी a स्क्वायर, दिस इज a, l हमें निकालना है, दिस इज a/2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से l आ जाएगा √3a/2। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, हाफ a इंटू
3a/2। यहाँ से एरिया ऑफ हेक्सागन आ जाएगा एक। ये एरिया हमने लिया इस ट्राइंगल का। एरिया ऑफ हेक्सागन निकालने के लिए पहले हम एरिया निकाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इंटू 6 कर दें, ऐसे 6 ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आ गया हमारा, इधर देखें, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देन एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो गया, 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। ये क्या आ गया, √3/4 a स्क्वायर है ना। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसे 6 ट्राइंगल होंगे। अगर हम हर एक सेंटर से इसको लें तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आ गया, 6 इंटू 3/4 a स्क्वायर। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, बताएं जरा क्या आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। एरिया ऑक्यूपाइड है 3πr स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागन था 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। और a स्क्वायर की जगह तो हम 2r लिख ही सकते थे। अब यहां से देखें कितना आता है, 0.9। स्क्वायर से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो ये पता है ना, स्क्वायर पैकिंग से ज्यादा अच्छी पैकिंग कौन सी होती है, हेक्सागोनल पैकिंग, 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये 90.68% पैकिंग फ्रैक्शन हुआ हेक्सागोनल 2D का। तुमने स्क्वायर 2D किया, ठीक है, ये हेक्सागोनल 2D था। स्क्वायर 2D में कितना परसेंट आया था हमारा, 5/4। कितना परसेंट था अभी निकाला हमने, 78%। ये 90% है। तो ये तो थे पैकिंग फ्रैक्शन। अब आते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड। मान लो हमारे पास दो अलग अलग साइज वाले एटम है। बड़े साइज वाले एटम ने लैटिस बना दिया, छोटे साइज वाला एटम किसी वॉइड में गया, कौन से वॉइड में वो जाएगा ये कैसे पता चलता है। तो अब उसी पर आते हैं, इसको कहते हैं रेडियस रेशियो, जो कि वॉइड की नेचर बताता है। तो वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। सबसे पहला वॉइड ट्राइएंगुलर वॉइड। हालांकि इनकी रेशो याद रखने की, मतलब कैलकुलेट करने का मेथड नहीं करना अब हमें, पर हमें एक बता देती हूँ मैं तुम्हें, बाकी सबके सिर्फ रेडियस रेशो से ही पता चल जाएगा। ये एक सबसे छोटा वॉइड है ट्राइंगुलर वॉइड, और उसके बीच में छोटे साइज वाला एटम जा रहा है। ये रेडियस अनायन की है और छोटे वाले एटम की रेडियस है r पॉजिटिव। अगर हम इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। और ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड में अगर हम रेडियस रेशियो निकालें, सबसे पहले तो ये 2D में ही बनता है ना, ट्रायंगुलर वॉइड 2D में बनता है। अगर कोई गेस्ट एटम, छोटे साइज वाला एटम इसमें जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, इन दिस वॉइड विल बी 3। स्फेयर जो वॉइड बना रहे हैं, बड़े साइज वाले स्फेयर वॉइड बनाते हैं, छोटे साइज वाला एटम वॉइड में जाता है। बड़े साइज वालों को हमने अनायन मान लिया और अनायन की रेडियस r नेगेटिव बता दी। कैटायन की रेडियस हमें पता थी, ये रेडियस भी क्या होगी, r नेगेटिव। तो अब तुम देखो, ये है r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव, ये डिस्टेंस है r नेगेटिव, एंगल है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री विल बी
cos 30 degree will be r negative by r negative plus r positive, नहीं? जो एंगल था 30 डिग्री है, cos 30 अगर हम लेते तो ये होता r नेगेटिव बाय r नेगेटिव प्लस r पॉजिटिव, और इसको रिवर्स कर दें 1 बाय cos 30 डिग्री, ये आ जाएगा r नेगेटिव प्लस r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव, और इसको हम क्या लिख सकते थे 1 प्लस r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव, नहीं? और 1 बाय cos 30 ये आता है 1.155 समथिंग, हाँ ये इतना ही होता है 1.155, तो r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव क्या आ गया 0.155, ठीक है। कहने का मतलब इस सिचुएशन के लिए कैटायन और एनायन की रेडियस जो है 0.155 आना चाहिए मिनिमम, तो रेडियस रेशियो इन ट्रायंगुलर वॉइड इज 0.155 in limiting condition. Radius ratio in triangular void minimum limiting radius ratio in triangular void will be 0.155. अगर 0.155 से थोड़ा ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये जो कांटेक्ट में है तीनों ट्रायंगल के एटम थोड़े से दूर हो जाएंगे, स्टिल इट विल रिमेन इन द ट्रायंगुलर वॉइड। बट अगर ये रेडियस रेशियो एक रेंज से भी बड़ा हो गया तो जो बीच में ट्रायंगल के बीच में जो कैटायन पड़ा हुआ है पॉप अप होकर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मतलब दूसरी लेयर के एटम को टच करने लग जाएगा, तब उस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो इसकी जो लास्ट लिमिट है वो ट्रायंगुलर वॉइड की लिमिटिंग लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट लिमिट कितनी होती है 0.225, मतलब 0.225 से कम होना चाहिए रेडियस रेशियो और 0.155 से ज्यादा होना चाहिए। 0.155 पर भी ये रहेगा, पर अगर उससे भी कम रेडियस रेशियो आया तो स्लिप कर जाएगा कैटायन। मिनिमम इतना रेडियस कैटायन का होना चाहिए टू बी ऑक्यूपाइड इन दिस वॉइड। मुझे बताओ समझ में आई? और ये 0.225 से थोड़ा सा कम, जैसे ही 0.225 आया ये अब ऊपर वाली लेयर के एटम को टच करने लग जाएगा और वो टेट्राहेड्रल वॉइड की लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी। हाँ बस कैटायन दूर दूर चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी होता है कि ट्रायंगुलर वॉइड में सारे सटे ही रहे तीनों एटम, थोड़े से दूर हो जाएंगे, स्टिल इट विल रिमेन इन द ट्रायंगुलर वॉइड। नहीं रहेगा, ऊपर वाले को टच करने लग जाएगा। अब वो ट्रायंगुलर वॉइड में नहीं मानेंगे ना अगर 4 एटम को टच कर रहा है तो। लिखना है अभी, जल्दी करो। ये अभी टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड में वो कब तक माना जाएगा प्लेस्ड, ठीक है, जब तक वो यहां पर पड़ा हुआ है इस जगह पर। जैसे ही वो ऊपर वाले एटम को टच करने लग गया, अब इसको क्या मानेंगे हम, इट विल बी नाउ प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये लिख लिया? हाँ इधर देखो, ये ट्रायंगुलर वॉइड है, इसके अंदर यहां पर फिट है वो एटम। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या करेगा, इन तीनों एटम को थोड़ा सा दूर कर देगा, स्टिल इट रिमेन इन दिस लेयर। पर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये यहां आ जाएगा ऊपर सरफेस पर और ये दूसरी लेयर के एटम को टच करने लग जाएगा, यहां आ जाएगा ये। ओहो, हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? जब तक ये ऐसे पड़ा हुआ है इस लेयर में तब तक हम इसको ट्रायंगुलर वॉइड का पार्ट मानेंगे, लेकिन जब ये यहां आ गया इस जगह पर, खाली नजर आ रही है ना ये जगह, मुझे तो आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है, तब हम इसको ये टेट्राहेड्रल वॉइड की लिमिटिंग कंडीशन है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की लिमिटिंग कंडीशन है। जब उसको ज्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह पर, और यहाँ पर आकर पूरी तरह से इस खाली जगह में फिट हो जाएगा। पर इसमें फिट होने के लिए साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, छोटा होने के लिए क्या है, उसको सिर्फ इन तीनों को टच करना चाहिए,
छोटा होगा तभी तीनों को टच करेगा, बड़ा हो गया तो ये ऊपर वाले को भी टच करने लग जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो ट्रायंगुलर वॉइड से थोड़ा सा बड़ा होगा। किस लिमिट के बाद वो ट्रायंगुलर वॉइड का पार्ट नहीं माना जाएगा? वो लिमिटिंग रेडियस है 0.225। सो इन टेट्राहेड्रल वॉइड ये 2 लेयर्स में बनते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गेस्ट एटम, जो लैटिस नहीं बना रहे हैं, वॉइड में जा रहे हैं, उसका नंबर क्या होगा? 4। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? अराउंड एवरी कॉर्नर। तो एक बॉडी डायगोनल देखो, इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, हर कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो एक पूरे बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। वन बॉडी डायगोनल हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। और बॉडी डायगोनल पर ये 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन कैसे रहे? एक कॉर्नर एटम है और 3 एडजॉइनिंग फेस सेंटर्ड एटम है। एक कॉर्नर एटम और 3 एडजॉइनिंग फेस सेंटर्ड एटम के बीच में ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। आ गया? और इस वॉइड के बीच में एक कैटायन जा रहा है यहां पर। अगर हमें रेडियस रेशियो निकालना होता, जैसे ये R नेगेटिव है और ये R पॉजिटिव है और ये पूरा बॉडी डायगोनल है, तो एक तरह से R पॉजिटिव और R नेगेटिव 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल नहीं हो गया? अगर ध्यान से देखें, पूरे बॉडी डायगोनल का ये पार्ट 1/4 है। R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हम जो डिस्टेंस बिटवीन नेबर के को इस तरह से भी निकाल सकते थे। एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर हर एक कॉर्नर पर टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। कॉर्नर से पर अगर अनायन है और यहाँ पर कैटायन है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, दैट इज 1/4 ऑफ √3a। इसके अलावा एज लेंथ पीसीसी, जो ये एफसीसी यूनिट सेल है, पहले तो बताओ ये समझ में आया? R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, डिस्टेंस between corner atom and center of tetrahedral void is 1/4 of body diagonal. अब A क्या है? ये एक एफसीसी यूनिट सेल की बात हो रही है ना। इन एफसीसी यूनिट सेल 4R is √2a। अब यहाँ 4R तो लिख नहीं सकते क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, बट एफसीसी यूनिट सेल किसका बना हुआ है? अनायन का। मैंने बताया ना, ये येलो कलर का कैटायन है तो वॉइड के अंदर जा रहा है, जो रेड कलर वाले एटम है वो क्या बना रहे हैं? पूरा एफसीसी यूनिट सेल। तो हम ये कह सकते थे 4R नेगेटिव इज √2a। अगर हम पूरे अनायन का पैकिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो वो एफसीसी में अरेंज्ड है। अगर उसका रेडियस 4R नेगेटिव है, दैट विल बी √2a। तो यहां से a क्या आ गया? 2√2R नेगेटिव। वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज 1/4 इंटू √3। a की जगह हमने क्या लिख दिया? 2√2R नेगेटिव। और ये आ जाता है हमारा
R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज √3 इंटू √2, तो ये √3/2 आ गया ना, √3/2 R नेगेटिव। अब इसको लिख सकते थे हम, R पॉजिटिव इज √3/2 R नेगेटिव माइनस R नेगेटिव, तो R नेगेटिव कॉमन आया, ये आ गया √3/2 -1। तुम्हें याद सिर्फ लास्ट वाली चीज याद रखनी है, क्या? रेडियस रेशियो R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव। जब हमने इसको सॉल्व किया √3/2 -1, ये √3/√2 आता है 1.225, तो ये रेडियस रेशियो क्या आ गया? 0.225। तो अगर हम पूरी तरह से सारे कॉर्नर एटम, ये जो क्या कहते हैं, जो टेट्राहेड्रोइड बना रहे हैं, वो सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते और बीच में पूरी तरह से फिट कैटायन होता, तो कैटायन एनायन का रेडियस का रेशियो 0.225 होता। 0.225 से कम होता तो क्या होता? वो ऊपर वाली लेयर के एटम को टच नहीं कर रहा होता, तब वो ट्रायंगल का ही पार्ट होता, तब हम उसको प्लेस करते ट्रायंगुलर वॉइड में। अगर ये ऊपर वाली लेयर के एटम को टच कर गया तो वो किसका पार्ट बन गया? टेट्राहेड्रोइड का। अब 0.225 से थोड़ा ज्यादा भी तो हो सकता है, ज्यादा होने पर क्या होगा? ये जो उसको टेट्राहेड्रोइड बनाने वाले एटम है थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे, तो इसकी भी एक लिमिट आएगी। उस लिमिट के बाद वो किसी और भी बड़े वॉइड में जाएगा। इससे बड़ा वॉइड कौन सा होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टू बी प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वॉइड, मिनिमम रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एनायन शुड बी 0.225। अभी पिछले वाले वॉइड में, ट्रायंगुलर वॉइड में क्या था? वो 0.155। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए क्या है? 0.225। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होता है 0.414 और क्यूबिक वॉइड के लिए होता है 0.732। मतलब एक की लिमिटिंग रेडियस है, वो दूसरे की लास्ट लिमिट है। ठीक है, तो लिख लीजिए। इसके कई तरीके निकालने के, पर वो करना की जरूरत नहीं। हाँ, ये ना कैलकुलेशन को फॉरगेट अबाउट दिस। हाँ, 4R इसलिए कि अब जो सारे रेडियस अलग अलग हैं, तो अब हम R किसका ले? अनायन का, जो वॉइड बना रहे हैं, इसलिए हमने 4R नेगेटिव लिखा। हाँ, हो गया ये। तो मेनली तुम्हें इससे एक चीज पता होनी चाहिए थी, क्या? कि एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रोइड होते हैं कॉर्नर वाले, और पूरी डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल का 1/4 कर दें तो हमारी कॉर्नर से टेट्राहेड्रा के सेंटर तक की डिस्टेंस आ जाती है। ये समझ में आया? कॉर्नर से टेट्राहेड्रा के सेंटर में जो एटम है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब कि अगर हमें यहाँ कैटायन एनायन का रेडियस दिया होता, हम सीधा ए निकाल सकते थे। कैटायन एनायन का रेडियस दिया होता, हम सीधा एज लेंथ ए यहां से निकाल सकते थे इस रिलेशन से। हो गया। टेट्राहेड्रोइड की पोजीशन है ऑल कॉर्नर। ठीक है, टेट्राहेड्रोइड का नंबर, जितने एटम लैटिस में उतने ही टेट्राहेड्रोइड। दूसरा पॉइंट ये था। और इसमें जाने वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। राइट। अगला वॉइड लिखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या थी? क्या बताई थी पिछली क्लास में? सेंटर पहला, दूसरा एजेस। एजेस का कंट्रीब्यूशन 3, सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया 4। तो एक एज पर है और एक सेंटर में। सेंटर में जितने भी फेस सेंटर्ड एटम है ना, उनसे मिलकर बन रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सेंटर वाला। octahedral void which is present at the center.
स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। और एक एज के ऊपर प्रेजेंट है, एज पर ये दो ये वाले एटम, फेस सेंटर्ड ये वाला आ रहे, ये दो कॉर्नर वाले एटम है और ये चार फेस सेंटर्ड एटम है। बन गया ना स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। इसके ऊपर का जो फेस सेंटर्ड एटम है इस तरह से, यहाँ पर जो फेस सेंटर्ड एटम है वो, और इधर जो फेस सेंटर्ड एटम है और बीच कॉर्नर वाले दो। तो एक एज पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो किससे बनता है? 4 फेस सेंटर्ड एटम प्लस 2 कॉर्नर। और जो सेंटर का वॉइड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो किससे बन रहा है? सारे फेस सेंटर्ड एटम से। जो सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो किससे बन रहा है? सारे फेस सेंटर ऑरेंज कलर वाले एटम से मिलकर बन रहा है ना। लेकिन जो एज वाला है वो दो कॉर्नर और बाकी सारे फेस सेंटर्ड एटम से मिलकर बन रहा है। पहला पॉइंट समझ में आया? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल एजेस एंड वन सेंटर। एज वाला बनता है दो कॉर्नर और चार फेस सेंटर्ड एटम से, और जो सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो किससे बनता है? सारे फेस सेंटर्ड एटम से। कितने होंगे? 3 होंगे ना। सारी एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4। जो एज है 12 एजेस हैं, हर एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4। तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एजेस की वजह से और एक सेंटर की वजह से। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आई? जितने एटम, 4 ही एटम होते हैं एफसीसी में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतने ही है। ये आ गया समझ में? तुम्हें ऑक्टाहेड्रा का शेप पता है ना? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, ऐसे ही होता है ना ऑक्टाहेड्रल। यही होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। तो अगर मान लो इस ऑक्टाहेड्रा के बीच में कोई एटम प्लेस्ड है तो उसका रेडियस रेशियो क्या आएगा? देखिए इधर, अगर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये 4 बीच वाले एटम है और ये टच में है, और यहाँ पर एक कैटायन जा रहा है ये वाला, जो 4 ये वाले एटम, 2 ऊपर नीचे वाले एटम को टच कर रहा है। अब ये सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस क्या हुई? ये R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। और ये एंगल क्या है? 45। ये डिस्टेंस क्या है? R नेगेटिव। और सेंटर से, कैटायन के सेंटर से एनायन के सेंटर तक की डिस्टेंस R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं cos 45, तो ये क्या हो जाएगा? R नेगेटिव बाय R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। फिर जैसे पहले किया था, 1/cos 45 इज R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव, जिसको हम क्या लिख सकते थे? 1 प्लस R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव, और ये वैल्यू आती है √2। 1/√2। सॉरी ये √2 है। तो ये R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव होगी 1.414 माइनस 1.414 R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव। आई थिंक अब पता चला हमने टेट्राहेड्रल की लास्ट लिमिट क्यों बताई थी। टेट्राहेड्रल की लास्ट लिमिट 0.414 से कम। जैसे 0.414 आया वो टेट्राहेड्रल को छोड़ के बड़े वॉइड की तरफ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में वो फिट ही नहीं हो पाएगा। For an atom to be occupied in octahedral void, minimum radius of cation should be 0.414 of radius of anion. तुम्हें ये सारे डेरिवेशन अब तो याद रखने नहीं, क्योंकि अब तो बोर्ड में लिखना ही नहीं है तुम्हें, वहां सारा सॉल्व करना आता था। अब तो तुम्हें लास्ट रेडियस रेशियो याद होना चाहिए। ट्रायंगुलर का 0.155,
और टेट्राहेड्रल का 0.225, ऑक्टाहेड्रल का 0.414। इससे बड़ा वॉइड कौन सा है? क्यूबिक वॉइड। तो जो क्यूबिक वॉइड की लिमिटिंग कंडीशन है वो ऑक्टाहेड्रल की लास्ट लिमिट हो जाएगी। तो अब क्यूबिक वॉइड देख लेते हैं। हाँ लिख लो। ये नजर आ रहा है ना, स्क्वायर, प्लेनर, बाई पिरामिडल। बीच वाले 4 ये स्क्वायर, ऊपर और नीचे वाले। हाँ प्लीज, हो गया। क्यूबिक वॉइड, ये वॉइड 8 एटम से मिलकर बना होगा। ये 8 ऊपर 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले एटम। और इसके बीच की जो खाली जगह होगी, काफी बड़ी जगह है, और इसमें प्लेस होगा ये कैटायन, जो टच कर रहा होगा 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले एटम्स। दिस इज क्यूबिक वॉइड। Guest atom will be in contact with 8 atoms. और अगर ये कांटेक्ट में है, इफ दे आर इन कांटेक्ट, लिमिटिंग कंडीशन, अंडर लिमिटिंग कंडीशन, तो हम यहां कह सकते थे A(2R), बड़े एटम अगर अनायन है तो ये A(2R नेगेटिव। और कैटायन और एनायन बॉडी डायगोनल वाले हैं ना, ये बॉडी डायगोनल। √3a ये किसके बराबर होगा? 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव इज √3a। तो 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव, √3a की जगह हम लिख सकते थे 2R नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 2R पॉजिटिव, अभी मैंने बताया था तुम्हें, √3 - 1 इज 2R नेगेटिव। तो R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव क्या हो गया? √3 1.732। तो व्हाट इज रेडियस रेशियो? 0.732 आ गया ना। R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव इज 0.732। तो 0.732 लास्ट लिमिट हुई ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कि जब रेडियस रेशियो 0.732 से कम है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 0.732 हुआ तो उसकी क्यूबिक वॉइड में जाएगा, और इसकी लास्ट लिमिट है 1। तो पीसीसी नहीं बन जाएगा। जब सारे एटम एक ही साइज के होंगे, एक बॉडी सेंटर होगा, बाकी कॉर्नर पर होंगे, तो ये बीसीसी यूनिट सेल हो जाएगा। रेडियस रेशियो इज 1। तो लास्ट लिमिट क्यूबिक वॉइड की हुई रेडियस रेशियो 1। हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आया? लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन है व्हेन कॉर्नर्स आर इन कांटेक्ट, है ना? हाँ, बॉडी डायगोनल क्यों बोला? क्योंकि बॉडी के सेंटर में कैटायन है, दैट विल बी इन कांटेक्ट विद द ऑल कॉर्नर एटम। हाँ, अभी दिखाती हूँ प्रीवियस स्लाइड। उसी की बात हो रही है।
हाँ जी प्लीज। अब देखिए, मान लीजिए एक सॉलिड है, ए बी सॉलिड, आयनिक सॉलिड है। रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव इज 200 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ बी नेगेटिव इज 400 पिकोमीटर। किस वॉइड में कैटायन जाएगा? फाइंड द टाइप ऑफ वॉइड ऑक्यूपाइड। तुम्हें क्या निकालना है? रेडियस रेशियो, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव, 200 बाय 400 कितना आ रहा है ये? 0.5। 0.5 का मतलब कौन सी रेंज हुई? ऑक्टाहेड्रल। लिमिटिंग नहीं फिर ऑक्टाहेड्रल तो हुई। दैट मीन्स बी दिस ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव जो कैटायन है will be occupied in octahedral void। तो इसको कितने एनायन टच कर रहे होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है? ऑक्टाहेड्रल। ट्रायंगल ऑफ वन लेयर, ट्रायंगल ऑफ अदर लेयर, 3 एटम एक लेयर के, 3 एटम ऊपर वाली लेयर के, कितने? 6 एटम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भाई, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने एटम से मिलकर बन रहा है? 6 एटम। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन? समझ में आइए, एक आयनिक सॉलिड है, ए बी टाइप का है, ए और बी की रेडियस दे रखी है, तो हमने रेडियस रेशियो निकाला। जैसे रेडियस रेशियो देखा, हमें पता चल गया कि इस कैटायन को ऑक्यूपाई होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। समझ में आ रहा है? मतलब कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। मुझे बताओ पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन, और कौन से वॉइड में वो जा रहा है, इसीलिए तो सारा रेडियस रेशियो करवाया था। सो क्लियर है ये? अब सुनिए, ये ए बी टाइप का सॉलिड है, मतलब ए के अराउंड बी का नंबर और बी के अराउंड ए का नंबर सेम है। सो इन ए बी टाइप ऑफ सॉलिड, coordination number of A and B will be same। क्योंकि हमें पता चल गया है कि कैटायन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर A का 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर B का भी क्या होगा? 6। अब ये सॉलिड 6:6 टाइप का आयनिक सॉलिड हो गया। सॉलिड्स को उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर भी क्लासिफाई करते हैं। तुम्हें ए और बी का रेडियस दिया हुआ था, तुमने रेडियस रेशियो निकाला, उससे पता चला कि छोटा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और क्योंकि ये ए बी टाइप का सॉलिड है, ए के अराउंड बी का नंबर और बी के अराउंड ए का नंबर सेम होता है, तो बी का भी कोऑर्डिनेशन, ए का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बी का भी क्या होना चाहिए? 6। तो ये आयनिक सॉलिड 6:6 टाइप का हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए, अगर ये होता कि A पॉजिटिव इसका है 300 पिकोमीटर और B नेगेटिव का है 400 पिकोमीटर, अब बताओ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? रेडियस रेशियो निकालें। R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव, 3/4, 0.75। 0.75 का मतलब ये क्यूबिक वॉइड हुआ, तो कैटायन गोज इन क्यूबिक वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? A पॉजिटिव, तो B नेगेटिव का भी क्या होगा? 8, क्योंकि ये प्लस और माइनस मतलब ए बी टाइप के सॉलिड है, तो ये 8:8 टाइप का आयनिक सॉलिड हो गया। ये था हमारा रेडियस रेशियो का यूज। 0.225 से कम होता तो हम उसको किसमें मानते? टेट्राहेड्रल वॉइड में, जहां उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता? 4। अब ये ए बी टाइप का है, तो फिर वो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता। हाँ जी, समझ में आइए?
तो आयनिक सॉलिड को हम क्लासिफाई करते हैं अगर ये ए बी टाइप का सॉलिड है, AB2 है, A2B है, तो ए बी टाइप में 3 तरह के सॉलिड आते हैं। एक आते हैं 6:6, 8:8, 4:4। आई थिंक समझ में आ गया होगा इनका मतलब क्या है। 6:6 को कहते हैं NaCl टाइप आयनिक सॉलिड। 8:8 को कहते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। 4:4 को कहते हैं ZnS टाइप आयनिक सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ आयोनिक सॉलिड डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ जी, AB टाइप देख लिए सबने। अब AB2 का मतलब क्या है? A के अराउंड B का नंबर डबल है, यही है ना। A के अराउंड B का नंबर डबल है, या B के अराउंड A का नंबर हाफ है, तो इसको हम कहेंगे ये है 8:4 टाइप। मतलब A का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। इसको कैल्शियम फ्लोराइड टाइप भी कहते हैं, ये वाला। AB2 टाइप जो आयनिक सॉलिड है उसको फ्लोराइड टाइप आयनिक सॉलिड कहते हैं, CaF2 टाइप। और इसमें कैल्शियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 8। तो B का कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ हुआ ना, क्योंकि A के अराउंड B डबल है। 8 का मतलब क्या हुआ? कौन सा वॉइड होगा? क्यूबिक वॉइड, सॉरी। हाँ सॉरी, क्यूबिक वॉइड। दूसरा टेट्राहेड्रल में होगा। हाँ, तो ये 8:4 टाइप है आयनिक सॉलिड। मतलब कैल्शियम के अराउंड फ्लोरीन का नंबर अगर 8 है, तो फ्लोरीन के अराउंड कैल्शियम का नंबर 4 ही होगा ना, तभी उनका चार्ज बैलेंस हो पाएगा। तो ये फ्लोराइड टाइप आयनिक सॉलिड है, कैल्शियम फ्लोराइड जैसा अरेंजमेंट है। ऐसे A2B इसको कहते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इज हाफ देन अनायन। इसके अंदर क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन का डबल है, इसमें केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ है, जैसे Na2O है। ये 4:8 टाइप हुआ ना, कि अगर सोडियम का 4 है तो ऑक्सीजन का 8 होगा। तो ये 3 तरह के आयनिक सॉलिड तुम्हारे कोर्स में है, AB टाइप, AB2 टाइप एंड A2B टाइप। करेंगे आगे हम ये। मुझे बताओ, रेडियस रेशियो समझ में आया सबको? रेडियस रेशियो और उसको किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर में यूज करते हैं ये भी। इन सॉलिड्स की डिटेल करने से पहले हम आते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर, जो तुम्हें पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4 मिली थी 2204, उसमें यही मिलेगा तुम्हें। डेंसिटी के क्वेश्चन है उसमें, तो पहले डेंसिटी करवा देती हूँ। डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो पता है डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ द यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल का मास किसके बराबर होगा? मान लो यूनिट सेल में 4 एटम है, तो 4 एटम के मास से मल्टीप्लाई कर दो, या जितने भी एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल into ग्राम एटॉमिक मास एक एटम के मास से उसको मल्टीप्लाई कर दें। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर एक क्यूबिक क्यूब है तो उसका वॉल्यूम A क्यूब हो जाएगा। ये आ गई डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर हम नंबर ऑफ एटम Z ले रहे हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक है तो ये 1 होगा, BCC है तो 2 होगा, FCC है तो 4 होगा।
अब एक एटम का मास हम कैसे निकालते हैं? तुम्हें पता है एवोगैड्रोस नंबर का मास विल बी ग्राम एटॉमिक मास। तो एक एटम का मास कितना हुआ? ग्राम एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रोस नंबर, यही हुआ ना? किसी भी एक एटम का मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास, जो कि एवोगैड्रोस नंबर का मास है, तो एक एटम का मास कितना होगा? तो हम Z अगर नंबर ऑफ एटम है और ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ये एक एटम का मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये एक यूनिट सेल का मास आ गया ना, मतलब एक यूनिट सेल में मान लो 4 एटम है तो 4 इंटू मास ऑफ 1 एटम। एक एटम का मास कितना होगा? एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रोस नंबर इंटू 1 बाय ए क्यूब। ए यहाँ पर एज लेंथ हो गई और ये आ गई डेंसिटी। हाँ बोलो। Z is number of atom per unit cell. It is number of atom per unit cell. A तो एज लेंथ है ही। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? अब मान लो डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है और एज लेंथ हमें पिकोमीटर में दे रखी है। अगर हमें एज लेंथ पिकोमीटर में दे रखी है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में इंटू 10⁻⁻30 आ जाएगा। अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, मोस्टली एज लेंथ पिकोमीटर में दी होती है, तब हमें पिकोमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻10 से। उसका क्यूब क्या आ गया? 10⁻30। पहले बताएं, समझ में आई? एटॉमिक मास ग्राम्स में है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। एज लेंथ अगर पिकोमीटर में दिया होता तो उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना होता, मल्टीप्लाई करते 10⁻10 से, 10 क्यूब से। ये आ गया समझ में सबको? अब जैसे देखिए, लिख लिया पिछला। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Z is 1। याद करो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और A होता है 2R। तुम्हारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? Z1 हो गया, ये एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रोस नंबर, और A क्यूब की जगह 2R क्यूब अगर हमें रेडियस दी हुई है तो। क्वेश्चन में अगर हमें दिया हो सॉलिड में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और एक एटम का रेडियस ये है, एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, तो हम डेंसिटी निकाल सकते थे। आ गया? अगर ये FCC यूनिट सेल है, सारे एटम एक जैसे हैं, Z विल बी 4 और A और R का रिलेशन क्या होगा? 4R इज √2A। तो A एज लेंथ की जगह हम 2√2 लगा देते और ये फिर डेंसिटी आ सकती थी। ऐसे अगर ये BCC होता तो Z क्या होता? 2 और यहाँ 4R क्या होता? √3A। तो अगर हमें R दिया हुआ है, पहले एज लेंथ निकाल के डेंसिटी के फॉर्मूले में यूज करना है हमें, और अगर हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है Z भी पता चल जाए। अब जैसे क्वेश्चन देखिए,
आगे तुम्हें दिया हुआ है फाइंड डेंसिटी ऑफ बेरियम सल्फाइड if radius of barium plus 2 134 picometer, sulfide ion 185 picometer, atomic mass of barium 137 and sulfur 32 और हमें निकालनी थी इसकी डेंसिटी। और हमें यहाँ दिया हुआ है barium sulfide has NaCl type lattice where barium ion are present at all edges and at center of cube and sulfide ions at corner and all faces। इस अरेंजमेंट को NaCl टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। दिस इज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। दिस इज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं क्या है, पर स्ट्रक्चर बाद में बनाएंगे। मैंने पहले ही बताओ कि इसमें बेरियम आयन कौन से वॉइड में जाएगा। रेडियस रेशियो निकालें तो कितना आ रहा है रेडियस रेशियो? 134 बाय 185 एग्जैक्टली कितना आता है? एग्जैक्ट निकाल के देखना। पॉइंट 724 आ रहा रेडियस रेशियो। 0.732 होता तो क्यूबिक होता, 0.724 है तो क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। और दोनों क्योंकि ए बी टाइप के हैं तो 6:6 हुआ, और 6:6 को हम क्या कहते हैं? NaCl टाइप स्ट्रक्चर। और अगर ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो उसके क्रिस्टल अरेंजमेंट में यूनिट सेल में ऐसी लोकेशन होगी कि कैटायन प्रेजेंट होंगे सारी एजेस पर और सेंटर में, और अनायन होंगे सारे कॉर्नर और फेसेस पर। लिख लीजिए पहले तो ये। सबसे पहले हमने रेडियस रेशियो निकाला। रेडियस रेशियो बताता है कि कैटायन को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना चाहिए, ए बी टाइप है तो अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो गया, 6:6 टाइप। और 6:6 टाइप NaCl टाइप है, और NaCl टाइप की स्ट्रक्चर इस तरह से, ये जो सामने है ना तुम्हारी NaCl टाइप ही है जिसमें ये क्लोराइड आयन है, और बीच में यहाँ एजेस पर ये जो दिख रहा है नॉब, ये कैटायन का। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें ऑनलाइन वालों को। ये लिख लिया सबने पूरा? ये स्लाइड सबने लिख ली? ठीक है, ये वाला नजर आ रहा है? कॉर्नर और फेस सेंटर पर ग्रीन कलर के एटम जो कि अनायन है, ठीक है। और ये है बीच में के सेंटर में, और यहाँ पर एजेस पर क्या है? सोडियम आयन, यहाँ पर भी सारी एजेस पर, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ तुम्हें।
कि देखिए यहां पर कॉर्नर्स पर अनायन है NaCl टाइप में, ये सोडियम क्लोराइड आयन है कॉर्नर पर हर एक फेस के सेंटर में। हर एक फेस के सेंटर में, ये पीछे वाले फेस का सेंटर और ये आगे वाले फेस का सेंटर, और सारी एजेस पर केटायन है। 4 हो गए ऊपर, ये इधर वाली एजेस, और एक सेंटर में। इस स्ट्रक्चर को NaCl टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। हर केटायन के ऑपोजिट अनायन है ना, हर 2 अनायन पास में नहीं हो सकते, तो ये क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन। तो बेरियम सल्फाइड में जहां सोडियम आयन है वहां बेरियम होगा, और जहां क्लोराइड आयन है वहां सल्फर होगा। अब NaCl टाइप की स्पेशलिटी क्या थी, एक पूरी एज लेंथ पर क्या आ रहा है, ये रेडियस अगर 2r पॉजिटिव है, ये r नेगेटिव और r नेगेटिव है, तो ये 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज एज लेंथ। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर NaCl टाइप यूनिट सेल। लिख लीजिए, इन NaCl टाइप यूनिट सेल 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव इज a एज लेंथ। पहली चीज। दूसरा, नंबर ऑफ अनायन पर यूनिट सेल। जरा निकाल के बताना तो कितने अनायन है। कॉर्नर पर 1 और फेस का कंट्रीब्यूशन 3, यही है ना, सारे कॉर्नर और एक फेसेस पर है। 3 फेस के हो गए, एक कॉर्नर का हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ अनायन पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4। अब नंबर ऑफ केटायन देखो, नंबर ऑफ केटायन पर यूनिट सेल, कहां कहां पर केटायन है, एक तो बॉडी सेंटर है, इट इज 1, बाकी सारे एजेस पर हैं। एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 और 12 एजेस थे, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 12 एजेस थे, और 3 ये वाले हो गए। इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 केटायन और 4 एनायन है, मतलब 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल। 4 NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल। पहले तो बताओ यहां तक समझ में आया। इसका मतलब Z फॉर NaCl टाइप यूनिट सेल क्या हुआ, 4 1। पहली चीज, NaCl लैटिस तुम्हारे सामने समझ में आ गया। इसके एक यूनिट सेल में एक एज लेंथ पर 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव होता है, ये NaCl की स्पेशलिटी है। दूसरा, NaCl यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है, क्लोराइड आयन के लैटिस पॉइंट, अनायन के लैटिस पॉइंट कितने आ रहे हैं, 14, और कैटायन के लैटिस पॉइंट टोटल कितने आ रहे हैं, 13। देखो जरा, 12 एजेस और एक सेंटर, बट सबका कंट्रीब्यूशन मिला के कितना आया, 4 अनायन हो गए और 4 केटायन हो गए। ये देखा ना, 4 थे अनायन और 4 ही थे केटायन। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल का मास किसके बराबर हुआ, 4 NaCl यूनिट के मास के बराबर। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ NaCl टाइप यूनिट सेल या 6:6 टाइप यूनिट सेल, जो हमें रेडियस रेशियो से पता चल जाता है। मुझे बताओ, पहले तो ये चीज क्लियर हुई। तो अब इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम। डेंसिटी NaCl टाइप यूनिट सेल के लिए, डेंसिटी इज 4 into mass of 4 formula unit, sorry, mass of 1 formula unit by A cube, और हम लिखेंगे 4 into molecular mass by Avogadro's number
और एज लेंथ को क्या लिख सकते थे, 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव। हाँ बोलो, NaCl टाइप यूनिट सेल में, हाँ एक फॉर्मूले का मास, पूरे फॉर्मूले का 1 फॉर्मूला यूनिट। जैसे एक NaCl का मास 58.5 AMU होता है ना, एवोगैड्रोस नंबर का मास इतने ग्राम होता है। अगर हमने डिवाइड कर दे एवोगैड्रोस नंबर से तो एक NaCl का मास हो गया ना, इतना तो पता है ना। एवोगैड्रोस नंबर का मास 58.5, तो एक NaCl यूनिट का मास कितना, ये 1 यूनिट का मास है तो इंटू 4 कर दो तो एक पूरे यूनिट सेल का मास आ जाएगा। ये हमारा डेंसिटी ऑफ NaCl टाइप यूनिट सेल हो गया। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था अब वो हो जाएगा। बेरियम का मास दे रखा है, सल्फर का मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास आ गया, बेरियम का रेडियस दे रखा है, सल्फाइड का रेडियस दे रखा है, एज लेंथ आ गई। अब डेंसिटी निकाल सकते हैं ना। हमें कहां से पता चला कि NaCl टाइप यूनिट सेल है, रेडियस रेशियो से 6:6 टाइप से। पहले मुझे बताइए NaCl टाइप यूनिट सेल समझ में आया? सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड टाइप नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बट आज जो हमने किया अभी इससे पहले उसके जरा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ बोलो। रेडियस रेशियो से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चली 6 है ना। अगर 6 है और AB टाइप है तो दूसरे की भी 6 हुई, और 6:6 टाइप को हम क्या कहते हैं, NaCl टाइप। आ गया? हाँ और करेंगे ना अभी आगे, तो मैंने एक ही बताया था। हो गया? अब एक क्वेश्चन और देखें। सोडियम crystallize in FCC lattice. Its edge length A is 5.2 angstrom. Calculate first two nearest neighbor distance. Calculate first two nearest neighbor distance. पहले तो बताओ ये FCC यूनिट सेल है, नेबर्स कौन से होते हैं? FCC यूनिट सेल में नेबर कौन होते हैं? मान लो ये एक सेंट्रल एटम है, F सेंटर्ड एटम, इसका नेबर कौन होगा? एडजॉइनिंग फेस एंड कॉर्नर। इनके फर्स्ट नेबर का नंबर कितना होता है? 12 होता है ना। फर्स्ट नेबर इज 12। पहले तो बताइए 12 समझ में आया? इस रूम के टॉप पे एक सेंट्रल एटम है जो इस रूम के चारों कॉर्नर को टच कर रहा है, इस रूम के सारे फेस सेंटर को टच कर रहा है, इससे ऊपर वाले रूम के भी फेसेस को टच कर रहा है, तो 12 हो गए। और मैंने रिलेशन क्या बताया था इसमें, नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस हाफ ऑफ फेस डायगोनल, है ना। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नेबर इज √2a का हाफ, 0.702a कुछ ऐसे आया था। √2a का हाफ, और a क्या है? 5.2, √2 होता है 1.414। अब इसको निकालो, ये एंगस्ट्रॉम में डिस्टेंस आ जाएगी। करना जरा क्या आती है? हम्म 3.67 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट नेबर का नंबर है 12 और फर्स्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है हाफ ऑफ द फेस डायगोनल। ठीक है। अब सेकेंड नेबर कौन है? सेकेंड नेबर कॉर्नर टू कॉर्नर या फेस सेंटर टू नेक्स्ट फेस का सेंटर, ये वाली जो एज लेंथ होती है ना। सेकेंड नेबर का नंबर होता है 6, कॉर्नर से कॉर्नर 6 होते हैं ना, और ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी ए एज लेंथ, 5.2 हो गई।
आया समझ में? अगर ये बीसीसी होता तो फर्स्ट नेबर कौन सा होता? बॉडी सेंटर का कॉर्नर एटम। तब फर्स्ट नेबर की डिस्टेंस हम क्या करते? बॉडी डायगोनल का हाफ, और सेकंड नेबर यहाँ भी कॉर्नर टू कॉर्नर होता। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में नेबर कौन होते हैं? बॉडी सेंटर का कॉर्नर एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम एंड कॉर्नर एटम। हाँ, किसी भी एक का ले लो, सेम ही यहाँ पर, कॉर्नर से कॉर्नर या बॉडी सेंटर से बॉडी सेंटर। हाँ जी, आगे समझ में यहाँ तक? एक और क्वेश्चन लिखिए, जल्दी करो। अभी जो तुम्हें मिली है ना पिछली क्लास में वर्कशीट, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, तो प्लीज अगली क्लास में करके लाना हो। हाँ जी, अगला है ब्रोमाइड आयन फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। Radius of bromide ion is 195 picometer. Calculate radius of cation that just fit into tetrahedral void. Tetrahedral void. Can a cation having radius 82 picometer be slipped into octahedral void of this crystal? दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहला तो ये बताओ, रेडियस ऑफ कैटायन कैसे निकालेंगे? जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब लिमिटिंग कंडीशन क्या? रेडियस रेशियो होना चाहिए 0.225। हमें वो कैटायन का रेडियस निकालना है, और एनायन का रेडियस हमें कितना दिया? 195 पिकोमीटर। तो पहला पार्ट समझ में आया कि जो कैटायन है उसका ये रेडियस अगर हो तब वो फिट बैठेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, जस्ट फिट इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये आ जाता है 0.225 इंटू 195, 43.87 पिकोमीटर। ये रेडियस कैटायन का होना चाहिए इस लैटिस में, ब्रोमाइड के बने हुए लैटिस में, तब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट बैठेगा। समझ में? हाँ बोलो। जस्ट फिट का मतलब कि लिमिटिंग कंडीशन है, कोई स्पेस खाली नहीं बचा है। उसमें क्या पूछा जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में जस्ट फिट हो रहा है, फिट। टेट्राहेड्रल वॉइड की एक लिमिटिंग कंडीशन है ना, उसके अंदर पूरी तरह से फिट हो रहा है। हाँ जी, पता चला। ये सेकेंड पार्ट था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट होने के लिए रेडियस रेशियो क्या होता है? 0.414। अब हमारे पास एक कैटायन है जिसका रेडियस है 82, तो हम यहाँ रेडियस रेशियो निकाल लेंगे कि अगर कैटायन का रेडियस 82 है, अनायन का 195 है, तो रेडियस रेशियो क्या आ रहा है? हाँ जी, 0.42, और इसके लिए होना चाहिए 0.414। यस, क्योंकि इसका रेडियस ऐसा है 0.42 है, जो 0.414 होना चाहिए। यस, इट कैन बी ऑक्यूपाइड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जा सकता है। अगर 43 होता तब तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में होता, लेकिन अगर इसका रेडियस 42 से 82 पिकोमीटर होता तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं जाता, स्लिप होके किधर चला जाता? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ जी,
ये नहीं, अलग है। पहला वाला है टेट्राहेड्रल वॉइड में जाने वाले के लिए ये केटायन का रेडियस होना चाहिए था। अगर हमारा केटायन इस रेडियस का होता तो वो टेट्राहेड्रल में तो नहीं जाता ना, ऑक्टाहेड्रल में जाता। सो आया समझ में? इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको जाके एक बार रिवाइज करना। इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझ के करोगे आराम से हो जाएगा। 4 रेडियस रेशियो दिमाग में रखने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बुकलेट के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तुम ट्राई कर सकते हो। देखिए जरा, देखना जरा सॉलिड स्टेट की बुकलेट में निकालना जरा बुकलेट सॉलिड स्टेट की। और इसमें पहला पार्ट था स्पेस लैटिस यूनिट सेल और दूसरा था वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर और तीसरा डेंसिटी का था। तुम पहले फर्स्ट 58 क्वेश्चंस कर लेना। इसकी मैं डिस्कशन वीडियो डाल दूंगी, डाली भी होगी शायद, देखना, नहीं तो मैं डाल दूंगी। फर्स्ट 58 क्वेश्चन इसके करके लाना और जो असाइनमेंट मिली थी वो वाली, ठीक है, जा सकते हैं।